हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम क्लॉस्ट्रिडियम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने दो क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ को डिस्कस किया था और आज हम बाकी के दो जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसका जो शेप रहता है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, पर जो इसका शेप रहता है वो ऊपर से थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है और नीचे से थोड़ा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये टेनिस रैकेट की तरह रिजेंबल करता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो डीप सॉइल में सरवाइव करते हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के लिए थोड़े सेंसिटिव होते हैं और विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं। इनके लिए जो वूंड होता है वो बेस्ट एनवायरनमेंट होता है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, तो इसकी जो एंट्री है वो वूंड से ही होती है। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, पर्पल इन कलर होते हैं और न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। वो टॉक्सिन्स जो कि नर्वस सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, वो टॉक्सिन्स ये रिलीज़ करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स। क्योंकि ये वुंड इनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो जब भी कोई घाव लगता है, अगर किसी सॉइल्ड ऑब्जेक्ट से लगा हो या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगा हो, तो वो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू ये बॉडी में एंटर करते हैं। तो जो इनकी पोर्टल ऑफ एंट्री है वो है थ्रू कट्स एंड वुंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेटनोस्पैस्मिन। और टेटनोस्पैस्मिन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोमस्कुलर डिसरप्शन। जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है ममल बॉडी में, उसको ये डिसरप्ट करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है या इसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। ये ब्रेन में एंटर करता है और वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन के एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका नाम है रेंशॉ सेल। ये इन सेल्स के जो प्रोटीन होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो रेंशॉ सेल है उसका जो मेन काम होता है वो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये जो न्यूरॉन है अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। तो जब भी हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये जो सिग्नल्स हैं वो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन के पास ट्रैवल करते हैं और फिर वो हमारी बॉडी को सिग्नल करता है कि हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। पर उस कॉन्ट्रैक्शन को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तक ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसके बाद वापस से उसको रिलैक्स होना है। और इस फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वो है रेंशॉ सेल्स। ये मसल को बताता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और कब कॉन्ट्रैक्शन रोकना है। तो जब ये प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये जो कंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और और फिर अल्फ़ा मोटर सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल सिग्नलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। कोई कंट्रोल नहीं रहता और अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप इसको एक ट्रेन की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए जो ट्रेन की पटरी है, मतलब जो रेलवे ट्रैक है, वो पाथवे है और प्रोटीन है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन मूव करेगी प्रॉपरली। तो ये जो टेटनोस्पैस्मिन टॉक्सिन्स है वो जो रेल ट्रैक है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन है, हमारे सिग्नल्स और ये न्यूरॉन सेल्स वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते, मतलब काम नहीं कर पाते उनकी सिग्नलिंग, और इस वजह से टेटनस कॉज होता है। फिर डिसीज़ कॉज, ये टॉक्सिन्स की वजह से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, दैट इज़ टेटनस। सिम्टम्स स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। स्पासम मतलब रिजिडनेस, मतलब टाइटनेस, रिजिडनेस जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पाजम और स्पास्टिक पैरालिसिस। लॉक जॉ होता है, माइल्ड और सीवियर हो सकता है। जो लोअर जॉ रहते हैं वो रिजिड हो जाता है और उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ नोन एज लॉक जॉ। फिर उसके बाद एक ग्रीमेज, इसमें फेशियल जो फेस की मसल्स होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं
और एक अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन होता है जो कि चेंज नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस का मतलब होता है जो पेशेंट होता है उसको उसके पूरे बॉडी का मसल स्पाज़म हो जाता है, उसकी जो बैक है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जब वो लाई डाउन करता है तो वो सिर्फ अपने हील्स और सर के बल लाई डाउन करता है, बाकी की उसकी पूरी बॉडी जो रहती है वो रिजिड होके ऊपर की तरफ हो जाती है। उसके साथ साथ फीवर और स्वेटिंग भी होता है। फीवर, स्वेटिंग, यूरिनेशन और डेफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये स्केलेटल मसल्स को ही इफ़ेक्ट करता है, इसलिए जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है वो नॉर्मली फंक्शन करती हैं, उनमें अफेक्ट नहीं आता है, पर स्केलेटल मसल्स में अफेक्ट होता है। टाइप्स हैं लोकल टेटनेस, सेफेलिक टेटनेस, मैटरनल टेटनेस और नियोनेटल टेटनेस। लोकल टेटनेस का मतलब होता है कि सिर्फ जिस एरिया में इंजरी हुई है वहीं की मसल्स में स्पाज़म हुआ है। सेफेलिक टेटनेस का मतलब होता है ये जो मसल्स हैं वो क्रेनियल नर्व्स जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर ही स्पाज़म हो जाता है, और इसका जो रीज़न होता है वो है हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है, आई इंजरी हुई है, या ईयर इन्फेक्शन हुआ है, या कई बार टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ निकालने की वजह से भी हो सकता है, जब ये ब्रेन में या हेड में इफ़ेक्ट करता है, जहाँ पर ब्रेन हेड मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, और वो हेड मसल्स स्पास्टिक हो जाती हैं और या उनका स्पाज़म हो जाता है। फिर उसके बाद है मैटरनल टेटनेस। मैटरनल टेटनेस जो प्रेग्नेंट लेडी होती है अगर उसको टेटनेस हो जाए तो दैट इज़ नोन एज मैटरनल टेटनेस। और कई बारी जब मदर में टेटनेस का इन्फेक्शन होता है तो दैट कैन जो कि जो न्यूबॉर्न जो बेबी है उसमें भी वो इन्फेक्शन ट्रैवल करता है, और फिर जब वो बेबी का बर्थ होता है तो दैट लीड्स टू न्यूबॉर्न टेटनेस और नियोनेटल टेटनेस। मदर से ट्रांसफ़र होके बेबी में भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है वया प्लेसेंटल रूट, तो उसको हम नियोनेटल टेटनेस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के लिए टेटनेस इम्यूनोग्लोबिन का यूज़ करते हैं। टेटनेस इम्यूनोग्लोबिन एक एंटीटॉक्सिन होता है जो कि टेटनोस्पास्मिन से बाइंड करता है और उसके एक्शन को रोकता है ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। फिर जब तक बॉडी की इम्यूनिटी इस इन्फेक्शन से फ़ाइट कर रही है, इस इन्फेक्शियस एजेंट से फ़ाइट कर रही है, तब तक जो बाकी के सिम्टम हैं उसको सबसाइड करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करती है। पेन मेडिकेशंस देते हैं जो कि पेन को रिलीव करती हैं, और उसके साथ साथ पेशेंट को सपोर्टिव केयर भी दिया जाता है। फुल्ली रिकवर करने में मंथ्स लग सकते हैं और इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट को। और इसका जो प्रिवेंशन है वो है प्रॉपर वुंड केयर करने से, प्रॉपर एंटीसेप्टिक से वुंड्स को क्लीन करके और कवर करके प्रॉपर ड्रेसिंग करके रखा जाए तो टेटनेस से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस होती हैं, टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन भी दिए जाते हैं। चाइल्डहुड में एक 3 टायर वैक्सीन के द्वारा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस का वैक्सीन लगता है। उसके अलावा एडल्ट में अगर जब कोई इंजरी होती है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन लगता है। और प्रेगनेंसी में भी टू प्रिवेंट मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन दिया जाता है। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन कराने से टेटनस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्राम पॉजिटिव इन नेचर है, रॉड शेप्ड हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में बेटर ग्रोथ करते हैं, पर्पल इन कलर होते हैं क्योंकि ये ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड बोन इलनेसेस को कॉज करते हैं, तो ये फूड प्रोडक्ट्स में ही मिलते हैं। स्पेशल जो इनके स्पोर्स होते हैं वो केन्ड फूड को कंटामिनेट करते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड होते हैं और ऑक्सीजन
की वहाँ कमी होती है तो वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। वेजिटेबल्स और कैंड वेजिटेबल्स और मीट को भी ये कंटामिनेट करते हैं। ये 2 टाइप की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन्स जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं और न्यूरोटॉक्सिन जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। एंटेरोटॉक्सिन्स, बॉटुलिनम टॉक्सिन जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, मतलब जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करता है। और फिर न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि मोटर न्यूरॉन्स में एंटर करते हैं और एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर डिसीज़ प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट है फूड पॉइजनिंग जिसके सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स। नेक्स्ट है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म के सिम्टम्स हैं मसल वीकनेस होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है, फ्लैसिड का मतलब होता है लूजेंड हो जाना, जो स्किन और बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत लूज़ और हैंगिंग हो जाते हैं, लटकने लगते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लैसिड पैरालिसिस। और मूवमेंट करने में दिक्कत होती है क्योंकि एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ ब्लॉक हो रहा है, तो मूवमेंट करने में और मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में और टोन मेंटेन करने में दिक्कत होती है। फिर इसके साथ साथ ब्लड विजन दिख सकता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो जो आइज़ की प्यूपिल्स हैं वो भी डायलेटेड रहती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। साथ में ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। फिर ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन देते हैं। बॉटुलिनम एंटीटॉक्सिन्स और गैस्ट्रिक इरिगेशन देते हैं, जीआई ट्रैक्ट को इरिगेट करते हैं। फिर प्रिवेंशन, जब भी कैंड फूड हम परचेज़ करते हैं तो उसे कंज्यूम करने से पहले बॉईल करना चाहिए या फिर हाई टेम्परेचर पे कुक करके खाना चाहिए। डायरेक्टली कैंड फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर जब भी हम कैंड फूड परचेज़ करते हैं तो देखना है कि जो कैंस हम ले रहे हैं वो डिस्कार्डेड तो वो डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो उसे हमें डिस्कार्ड करना है। हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके ही जो भी हम पैक्ड फूड लेते हैं मार्केट से उसका एक्सपायरी डेट चेक करके ही लेना है। अगर वो बहुत पुराना है तो हमें वो नहीं लेना है। और ज़्यादा दिन तक रेफ्रिजरेट करके स्टोर करके फिर बहुत मंथ्स के बाद खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। परचेज़ करने के विदिन 24 आवर्स हमें उसे, अगर हमने उसे ओपन किया है तो तुरंत बॉईल करके कुक करके फिर स्टोर कर सकते हैं और फिर रीहीट करके ही उसे कंज्यूम करना है। अगर ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हम प्रैक्टिस करेंगे तो बॉटुलिज्म को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम। इसका पार्ट 1 जो है हमने वो पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस के बारे में डिस्कस किया था। और ये क्लॉस्ट्रीडियम, ये वाला जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी और क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम के बारे में डिस्कस किया है।